विनय जब छोटा था तभी उसके पापा गुजर गए। उसे और उसकी छोटी बहन संजना को उसकी माँ सपना ने बड़ी कठिनाई से पाला था। वह कैसे भूल सकता है वो दिन जब माँ बड़ी कठिनाइयों से 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। अपने जीवन काल में पिता ने घर के सामान के लिए इतना कर्ज ले लिया था कि पीएफ में से कुछ बचा ही नहीं था। पेंशन भी ज़्यादा नहीं थी। माँ को आज से ज़्यादा कल की चिंता थी, उसकी और संजना की उच्च शिक्षा के साथ साथ उन्हें संजना के विवाह के लिए भी रकम जमा करनी थी। उनका मानना था कि दहेज का लेन देन अभी भी समाज में विद्यमान है। कुछ रकम होगी तो दहेज लोभियों को संतुष्ट किया जा सकेगा, अन्यथा बेटी के हाथ पीले करना आसान नहीं है। बड़े प्रयत्न के बाद उन्हें एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिली, पर वेतन इतना था कि घर का खर्च ही चल पाता था। फ़ायदा बस इतना हुआ कि अध्यापिका की संतान होने के कारण उनको आसानी से स्कूल में दाखिला मिल गया। माँ ने उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं होने दी। आवश्यकता का सभी सामान उन्हें उपलब्ध कराने की उन्होंने कोशिश की। इसके लिए ट्यूशन भी पढ़ाए। उन दोनों ने भी माँ के विश्वास को भंग नहीं होने दिया। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। जब मैट्रिक में उन्होंने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया, स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप तो मिली ही, उसको पहचान भी मिली। यही 12वीं में हुआ। उसे आईआईटी में दाखिला तो नहीं मिल पाया, पर नीट में मिल गया। संजना ने भी अपने भाई विनय का अनुसरण किया। उसने भी बायोटेक्नोलॉजी को अपना करियर बनाया। बच्चों को अपने अपने सपने पूरे करते देख माँ को सुकून तो मिला, पर मन ही मन उन्हें ये डर भी सताने लगा कि कहीं बच्चे अपनी चुनी डगर पर इतने मस्त न हो जाए कि उनकी अनदेखी करने लगे। जब वे उनके प्रति ज़्यादा ही चिंतित रहने लगी, माँ स्कूल कॉलेज की हर बात तो पूछती ही, उनके मित्रों के बारे में भी हर संभव जानकारी लेने का प्रयास करती। विनय और संजना ने अभी उनकी इस बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि उन्हें लगता था कि माँ का अतिशय प्रेम ही उनसे यह करवा रहा है। भला माँ को उनकी चिंता नहीं होगी तो किसे होगी। माँ की खुशी की सीमा न रही जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही उसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। संजना का कोर्स भी पूरा होने वाला था। माँ ने उसके विवाह की बात चलानी प्रारंभ कर दी। संजना रिसर्च करना चाहती थी। उसने अपना पक्ष रखा तो माँ ने यह कहकर अनसुना कर दिया कि मुझे प्रयास करने दो। ये कोई आवश्यक नहीं कि तुरंत अच्छा रिश्ता मिल ही जाए। संयोग से एक अच्छा घर परिवार मिल गया। संजना के मना करने के बावजूद माँ ने अपने अधिकार का प्रयोग कर उस पर विवाह के लिए दबाव बनाया। विनय ने संजना का साथ देना चाहा तो माँ ने उससे कहा कि मुझे अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर लेने दो। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तुम स्वयं जाकर लड़के से मिल लो। अगर कुछ कमी लगे तो बता देना, मैं अपना निर्णय बदल दूंगी। और जहाँ तक संजना की पढ़ाई का प्रश्न है, वह विवाह के बाद भी कर सकती है। विनय तब समीर से मिला था। उसमें उसे कोई भी कमी नज़र नहीं आई। आकर्षक व्यक्तित्व होने के साथ वह अच्छे
खाते पीते घर से है। कमा खा भी अच्छा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर है। माँ ने जैसे दिन देखे थे वैसा जीवन जिया था। उसके अनुसार उसे उनका सोचना गलत भी नहीं लगा। वे एक माँ है। हर माँ की इच्छा होती है कि उनके बच्चे जीवन में जल्दी स्थायित्व प्राप्त कर ले। आखिर वह संजना को मनाने में कामयाब हो गया। संजना और समीर का विवाह धूमधाम से हो गया। संजना के विवाह के उत्तरदायित्व से मुक्त होकर माँ कुछ दिनों की छुट्टी लेकर विनय के पास आई। एक दिन बातों बातों में उसने अपने मन की बात उनके सामने रखते हुए कहा, माँ, अब आपकी सारी जिम्मेदारियां प्राप्त हो गई है। अब नौकरी करने की क्या आवश्यकता है। अब यही रहो। बेटे के मुख से यह बात सुनकर माँ भाव विभोर हो गई। आखिर इससे अधिक एक माँ को और क्या चाहिए। उन्होंने त्याग पत्र भेज दिया। कुछ दिन वे उस घर को किराए पर उठाकर तथा वहाँ से कुछ आवश्यक सामान लेकर आ गई। उसने भी आज्ञाकारी पुत्र की तरह माँ का कर्ज उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। घर के खर्च के पूरे पैसे माँ को लाकर देता। हर जगह अपने साथ लेकर जाता। उनकी हर इच्छा पूरी करने का हर संभव प्राप्त करता। धीरे धीरे पुत्र की जिंदगी में उनका दखल बढ़ता गया। वे उससे एक एक पैसे का हिसाब लेने लगी। अगर वह कभी मित्रों के साथ रेस्टोरेंट में चला जाता तो माँ कहती, बेटा, फजूल खर्ची उचित नहीं है। आज की बचत कल काम आएगी। माँ अपने जीवन का अनुभव बांट रही थी, पर यह नहीं समझ पा रही थी कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है। उनकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं। दिन में 3-4 बार फ़ोन करती। रात को अगर आने में देर हो जाती तो 10 तरह के सवाल करती। इसलिए वह मित्रों की पार्टी में भी सम्मिलित नहीं हो पाता था। झुंझलाहट तब और बढ़ जाती जब वे देर रात तक उसे ऑफिस में रुकना पड़ता और माँ को लगता कि वह अपने मित्रों के साथ घूम कर आ रहा है। माँ के तरह तरह के प्रश्न उसे क्रोध से भर देते, खासकर जब वे घुमा फिरा कर यह जानने का प्रयत्न करती कि उसके मित्रों में कोई लड़की तो नहीं है। उनका अवश्य समय समझकर भी वह उन्हें कुछ नहीं कह पाता तथा माँ का अपने प्रति अतिशय प्रेम चिंता समझकर डांटने की कोशिश करता। माँ का उसकी ज़िंदगी में दखल और माँ के प्रति उसका अतिशय झुकाव भाप कर मित्रों ने माँ की पूँछ कह कर उसका मजाक बनाना प्रारंभ कर दिया। कोई कहता, यार तू तो अभी बच्चा है, कब तक माँ का आंचल पकड़कर घूमता रहेगा। आंचल छोड़कर मर्द बन, कुछ निर्णय तो अपने आप ले। सुनकर उसका आत्मसम्मान डगमगाता। स्वाभिमान को चोट लगती पर चुप रह जाता। अब उसे लगने लगा कि माँ का अपने बच्चे के प्रति प्यार स्वाभाविक है, पर उसकी सीमा रेखा होनी चाहिए। बच्चे को एक स्पेस मिलना चाहिए। कम से कम उसे इस बात की तो छूट देनी चाहिए कि वह कुछ समय अपने हम उम्र मित्रों के साथ बिता सके। आज की उसके मन में माँ का स्थान सर्वोपरि है। आखिर माँ ही तो है। जिंदगी न केवल उसे ज़िंदगी दी, उसे इस मुकाम तक पहुँचाने में कितने ही कष्ट सहे। फिर भी मन में तरह तरह के प्रश्न और शंकाएं क्यों। वे अब भी जो कर रही है उसमें उसका
प्यार छिपा है। माँ ने जीवन अगर वे ले भी ले तो भी इंसान उसके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। निदा फाजली ने यही नहीं लिख दिया। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार। दिल ने दिल से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। साल दर साल बीतने लगे। उसके लगभग सभी मित्रों के विवाह हो गए। वे अक्सर कहते, यार कब मिठाई खिला रहा है। वह मुस्कुरा कर कहता, मुझे आज़ादी प्यारी है, अभी मैं बंधन में बंधना नहीं चाहता। इस बीच कई रिश्ते आए पर माँ को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। कहीं परिवार अच्छा नहीं है तो कहीं लड़की। अगर सब कुछ ठीक रहा तो लेन देन के मसले पर बात टूट जाती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। जिस दहेज की समस्या से वह संजना के समय त्रस्त थी, वही दहेज का लालच अब उसमें कैसे समा गया। एक रिश्ता तो उसकी कंपनी में ही काम कर रही एक लड़की का था। उसके माता पिता इस रिश्ते के लिए इसलिए ज़्यादा उत्सुक थे क्योंकि उन्हें लगता था कि दोनों के एक ही कंपनी में काम करने से वे एक दूसरे की समस्याओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे। लेकिन माँ को वह लड़की ही पसंद नहीं आई। उसने कुछ कहना चाहा तो बोली, तू अभी बच्चा है, शादी विवाह ऐसे ही नहीं हो जाता, बहुत कुछ देखना और सोचना पड़ता है। उसकी नाक इतनी मोटी और चिपटी है कि अगर उससे विवाह हो गया तो आगे की सारी पीढ़ियाँ चिपटी नाक लेकर आएंगी। उसने कभी माँ की बात नहीं टाली थी तो अब क्या कहता कि उसे लड़की का रंग रूप सूरत सीरत ठीक ही लगी। नाक भी ऐसी मोटी या चिपटी तो नहीं लगी जैसा माँ कह रही है। पता नहीं माँ ने बहू के रूप में कैसी लड़की मन में बसा रखी है। अब वे क्यों भूल रही है कि हर लड़की सर्वगुण संपन्न नहीं होती। सच तो यह है, वह इस रिश्ते के आने से पहले कई बार ऑफिस से कैंपस में उस लड़की को देख चुका था। आंखें मिली थी, शायद चाहने भी लगा था। उस दिन वह बहुत निराश हुआ था और एक सपना टूटता महसूस कर रहा था। पर माँ के खिलाफ जाकर कुछ कहने या करने का प्रश्न ही नहीं था। वह सब कुछ सहन कर सकता था, पर माँ की आंखों में आंसू नहीं। दिन बीत रहे थे, बच्चों के स्कूलों की छुट्टी हो गई थी। माँ ने संजना को छुट्टियों में बुला लिया तो उसे भी लगा कि चलो अच्छा है, दिल दिमाग पर छाई निराशा से मुक्ति मिलेगी। संजना के आते ही घर में रौनक हो गई। उसका 2 वर्षीय बेटा दीप तो उसे छोड़ता ही नहीं था। मामा हमें ये चाहिए, मामा वह चाहिए, और वह उसकी डिमांड पूरी करते करते थकता नहीं था। भैया कब तक यूं ही अकेले रहोगे, अब तो भाभी ले आओ। आखिर माँ कब तक तुम्हारी गृहस्थी संभालती रहेगी, उन्हें भी तो आराम चाहिए। एक दिन संजना ने बातों बातों में कहा, कोई लड़की पसंद आए तब न, विवाह गुड्डो गुड़ियों का खेल तो नहीं जो किसी से भी कर दे। माँ ने कहा, आखिर भैया को कैसी लड़की चाहिए, मुझे बता दो, मैं ढूंढ लूँगी। अरे विनय, संजना को जलेबी पसंद है, आज छुट्टी है, अभी दीप सो रहा है, जा ले आ, वरना वह भी तेरे पीछे लग लेगा। माँ ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा, ठीक है माँ। उसने कपड़े बदले तथा चला गया। अभी आधी सीढ़ी ही उतरा था कि उसे याद आया कि बाइक की चाबी लेना तो भूल गया। चाबी
लाने वह उल्टे पैर लौट आया। घंटी बजाने ही वाला था कि माँ की आवाज़ सुनाई दी। तू बार बार विनय के विवाह के लिए मुझ पर क्यों दबाव डालती है? अरे अगर उसका विवाह हो गया तो क्या तू ऐसे आकर यहाँ रह पाएगी या मैं घर को अपने अनुसार चला पाऊंगी? हर बात में रोक टोक मुझसे सहन नहीं होगा। माँ की आवाज़ आई, पर माँ यह तो ठीक है कि भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं। भला तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? इस दुनिया में हर इंसान स्वार्थी है, फिर मैं क्यों नहीं बन सकती? मैंने अपने कष्ट झेले हैं, अब जाकर कुछ आराम मिला है, फिर कोई आकर मेरे अधिकार छीने, यह मुझसे सहन नहीं होगा। माँ, अगर भैया को तुम्हारी इस भावना का पता चला तो? संजना ने आक्रोश भरे स्वर में कहा। पता कैसे चलेगा? ये मैं तुमसे कह रही हूँ। अब तुझ पर इतना विश्वास तो कर ही सकती हूँ कि इस राज को राज ही रहने देगी। पर माँ, इस संघर्ष में अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहती। तू अपनी गृहस्थी संभाल और मुझे मेरे तरीके से जीने दे। अगर ऐसा था तो तुमने मेरा विवाह क्यों किया? तुम्हारे अनुसार मैंने भी तो किसी का बेटा छीना है। तेरी बात अलग है, तू मेरी बेटी है। तुझे मैंने अच्छे संस्कार दिए हैं। इससे आगे विनय से कुछ सुना नहीं गया। वह उल्टे पांव लौट गया। लगभग 1 घंटे बाद माँ का फ़ोन आया। मन तो आया बात न करें, पर फ़ोन उठा ही लिया। कहा तो कहाँ हो तुम? बेटे, इतनी देर हो गई, चिंता हो रही है। आज स्वर की मिठास पर वितृष्णा हो गई, पर फिर भी आदान प्रदान सहज स्वर में बोला। कुछ दोस्त मिल गए हैं, नाश्ते पर इंतज़ार मत करना, मुझे देर हो जाएगी। तेरे दोस्त भी तो तेरा पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा, जल्दी आ जाना, वरना दीप उठते ही तुम्हें ढूंढेगा। माँ का कई बार फ़ोन आते देख उसने स्विच ऑफ कर दिया। लगभग शाम को लौटा तो माँ के तरह तरह के प्रश्नों के उत्तर में उसने सिर्फ इतना कहा। अचानक बॉस ने बुला लिया। उनके साथ किसी प्रोजेक्ट पर बात करते करते गर्मा गर्मी हो गई। आज प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दीजिए, बहुत थक गया हूँ। माँ को अचंभित छोड़ वह अपने कमरे में चला गया तथा कमरा बंद कर लिया। पता नहीं क्या हो गया है इसे। आज से पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया। भैया कह रहे थे कि बॉस से कुछ गर्मा गर्मी हो गई है। हो सकता है कुछ ऑफिस की परेशानी हो। अगर कुछ परेशानी भी है तो ऐसा कमरा बंद कर के बैठने से थोड़े ही हल हो जाएगी। आज तक तो हर परेशानी मुझसे शेयर करता था, फिर आज कहीं उसने वह बात। माँ, तुम भी न जाने क्या क्या सोचती रहती हो। उसके कानों में दीदी के वाक्य पड़े। खाने के समय माँ व दीदी उससे खाने के लिए कहने आई, पर उसने कह दिया भूख नहीं है। उनके साथ ही खा लिया था। विनय जानता था कि उसके इस व्यवहार से माँ और दीदी दोनों आहत होंगी, पर वह अपने आहत मन का क्या करे। मन नहीं लगा तो वह किताब लेकर बैठ गया। वैसे भी किताबें उसकी सदा से साथी रही थी। उसकी लाइब्रेरी सर्वचंद से लेकर चैतन्य भवन, सेक्रेटरियल से लेकर हैरी पॉटर जैसे नए पुराने लेखकों की किताबें से भरी पड़ी थी। जब मन भटकता था तो वह किताब लेकर बैठ जाता। मन का तनाव तो दूर हो ही जाता, मन को शांति भी मिल जाती थी। फिर अचानक से उसने
उन पंक्तियों पर नज़र डाली तो क्या अब माँ के प्रेम में स्वार्थ आ गया है, जिससे अनचाहा डर पैदा हो गया है। परिस्थितियों पर नज़र डाली तो लगा माँ का डर गलत नहीं है, पर उनका सोचना तो गलत है। उन्हें यह क्यों लगने लगा है कि दूसरा आकर उनसे उसका अधिकार छीन लेगा। अगर वह अपना निवस्त्र प्रेम बनाए रखती है तो अधिकार छीनेगा नहीं, वरना उसमें वृद्धि होगी। अगर मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनकी हर इच्छा का पालन करता हूँ, तो क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि वे भी मेरी इच्छा का सम्मान करें। मुझे बंधक बनाकर रखने के बजाय थोड़ी स्वतंत्रता दे। अगर माँ नहीं चाहती तो मैं स्वयं प्रयास करूँगा। आखिर मेरी भी कुछ इच्छा है। मैं कर्तव्य के साथ अधिकार भी चाहता हूँ। माँ को मुझे मेरा अधिकार देना ही होगा। मैं संजना से बात करूँगा। अगर उसने साथ दिया तो ठीक, वरना मर्यादा लांछनी हो ही पड़ेगी। आखिर जब बुजुर्ग अपने ही अंश की भावना को न समझा चाहे तो बच्चों को मर्यादा लांछनी ही पड़ती है। इस विचार से उसके मन में चलती उछल पुछल को शांति दी। घड़ी की ओर देखा तो 2 बज रहे थे। वह सोने की कोशिश करने लगा। 7 साल भर बाद विनय ने संजना को विशाखा के साथ अपने अपार्टमेंट के सामने कार खड़ी की। संजना ने कार से उतरकर कहा, भैया आप भाभी को लेकर पहुँचो, तब तक मैं आरती का थाल सजाती हूँ। अरे संजना, तू अचानक न कोई सूचना, कहाँ है समीर और दीप? माँ ने दरवाजे पर उसे अकेला खड़ा देखकर प्रसन्न किया। वे भी आ रहे हैं, पर माँ अभी आरती का थाल सजाओ। भैया भाभी लेकर घर आए हैं। भाभी, क्या कह रही हो तू? वह ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे बिना बताए इतना बड़ा फैसला? ऐसा करते हुए एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। क्या तू भी इसमें शामिल है? माँ ने बौखला कर कहा। हाँ, मैं भी। माँ, अगर अपना सम्मान बनाए रखना चाहती हो तो खुशी खुशी बहू का स्वागत करो। मैं आरती का थाल सजाती हूँ और हाँ, तुरंत होटल नटराज के लिए निकलना है। कोर्ट मैरिज हो चुकी है, पर समाज की मुहर लगाने के लिए वहाँ हमें रिसेप्शन के साथ विवाह की रस्में भी पूरी करनी है। कार्ड बढ़ चुके हैं। थोड़ी देर में मेहमान भी आने प्रबंध हो जाएंगे। यहाँ कोई हंगामा न हो, इसलिए समीर दीप को लेकर सीधे होटल चले गए हैं। कितनी तेजी से संजना का मुंह चल रहा था, उतनी तेजी से उसके हाथ भी। पर लड़की कौन है? उसका परिवार कैसा है? क्रोध पर काबू पाते हुए माँ ने पूछा। लड़की से तुम मिल चुकी हो? भैया के साथ ही काम करती है। क्या यह विशाखा तुम्हें चिपटी नाक वाली नज़र आई होगी, पर मुझे वह बहुत ही सुलझी और व्यावहारिक लड़की लगी, और अब से बड़ी बात वह भैया की पसंद है। शादी से पहले हर लड़की सुलझी नज़र आती है। माँ, अगर अब भी तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मेरी बात याद रखना, घाटे में तुम ही रहोगी। बच्चे बड़ों से सिर्फ आशीर्वाद चाहते हैं, उसके बदले में बड़ों को सम्मान देते हैं। अगर तुम्हें आशीर्वाद की जगह ताने और उल्हाने मिलते रहे तो बड़े भी उनसे सम्मान भी की आशा न रखें। वैसे भी तुम्हारे रुख के कारण ही हमें अनचाहे तरीके से फैसला लेना पड़ा, और तो और विशाखा के माता पिता को बड़ी कठिनाई से इस सब के लिए तैयार कर पाए हैं। अब चलो, कहते हुए संजना का स्वर कठोर हो गया था। वह
आरती का थाल लिए तेजी से बाहर की ओर चल दी। कहने सुनने के लिए कुछ रह ही नहीं गया था। पंछी के पर निकल चुके हैं और वह अब बिना किसी की सहायता से उड़ना भी सीख चुका है। बहेलिया अगर चाहे भी तो उसे बांध कर नहीं रख सकता। सोचकर माँ ने संजना का अनुसरण किया। संजना बाहर आई तो देखा दरवाजे पर विनय विशाखा के साथ खड़ा है। आरती का थाल संजना माँ के हाथ में पकड़ाकर बोली, भैया पहले मेरी मुट्ठी गरम करो, तब अंदर आने दूंगी। विनय से मोटा सा लिफाफा पाकर ही वह हटी तथा माँ की तरफ मुखातिब होकर बोली, माँ अब तुम्हारी बारी। पूरी जादूगरनी निकली। अभी से मेरे बेटे को फांस लिया, आगे न जाने क्या क्या होगा। मन ही मन बुदबुदाई। तभी अंतर्मन ने उससे झकझोरा, अब अपना और कितना अपमान करवाओगी सपना, आगे बढ़, खुशियों तेरे द्वार खड़ी है, खुशी खुशी स्वागत कर। उन्होंने संजना के हाथ से थाल लिया तथा आरती उतारते हुए बोली, अच्छा सरप्राइज दिया तुम लोगों ने, मुझे हवा भी नहीं लगने दी। अगर तुझे इसी से विवाह करना था तो मुझसे कहते, क्या मैं मना कर देती। संजना इससे कुछ मीठा तो रखा ही नहीं है, अब बिना मुंह मीठा करवाए कैसे बहू को गृह प्रवेश करवाऊं। आज मीठा तो कुछ भी घर में नहीं है, जा थोड़ा सा गुड़ ले आ। विनय और संजना ने एक दूसरे को देखा। मैं आए परिवर्तन में उन्हें सुखद आश्चर्य से भर दिया। अब खड़ी ही रहोगी या लाएगी भी। संजना गुड़ लाने अंदर गई। विनय और विशाखा माँ के चरणों में झुक गए।